दोस्तों आज हम डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर सर्कुलर कॉलम के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखने वाले। समय वेस्ट नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल जो दिया है आपको दिख रहा है। अब ये जो सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम वो हॉलो सर्कुलर कॉलम है। न्यूमेरिकल में दिया है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर 230 mm है। इसका थिकनेस जो है मतलब ये है 30 mm। तो आपको ना इंटरनल डायमीटर भी लगता है कैलकुलेशन में। इसके लिए क्या करेंगे, इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू बड़ा डायमीटर आउटर सर्कल का डायमीटर माइनस इधर की एक थिकनेस और इधर की एक थिकनेस, तो अंदर का डायमीटर मिलेगा। तो ये 2 टाइम्स थिकनेस माइनस की मैंने तो 170 mm क्या मिला है, इंटरनल डायमीटर मिला है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक्सियल लोड दिया है P1 कहेंगे उसको, जो 400 किलो न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे ना एक्सिस पे जो लग रहा है, यहाँ पे उसको P1 बोला 400 किलो न्यूटन। ओके, फिर उन्होंने ना एक अलग ढंग से बोला है कि इसको ही पैरेलल ऑफसेट 100 mm पे एक 300 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, मतलब सेंटर से पैरेलल इसको। अब यहाँ पे ना आपके ऊपर है, आप इसको पैरेलल ये साइड भी ले सकते हो, ये साइड भी ले सकते हो, ये साइड भी और ये साइड भी। ठीक है, एक्सिस के चारों तरफ आप वो लोड अज्यूम कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने राइट साइड ई वाई, ठीक है, वाई एक्सिस से 100 mm दूरी पे, इसके लिए मैंने इसेंट्रिसिटी वाई 100 mm ली और यहाँ पे P2 यानी अपना इसेंट्रिक लोड अज्यूम किया, जिसको 300 किलो न्यूटन की वैल्यू दे दी है। अब देखिए, अब ये सब तामझाम देने के बाद बोलते हैं कि मैक्सिमम टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस निकालिए। अब मैक्सिमम टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलने के पीछे रीजन ये है कि देखिए, जब भी आपका वाई एक्सिस के इस साइड ये इसेंट्रिक लोड लग रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सिस के इस साइड आपको मिलेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जो पॉजिटिव कंसिडर करने वाला है। और ये साइड का क्या हुआ, इधर तो लोड नहीं है, इधर लोड होने के कारण ये बेस जो है थोड़ा सा जमीन से उठने की कोशिश करेगा और इधर डेवलप होंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, बने रहिए। अब दूसरा चीज क्या है वो फाइंड आउट करने से पहले जान लेते हैं। पहले चीज के पीछे पड़ जाते हैं। देखो, सॉल्यूशन निकालते समय सबसे पहले आपको पता है कि आपको कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस निकलता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, सिग्मा बी बोलते हैं इसको। ओके, और आपको मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसमें सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है। ओके, ये पुराना कॉन्सेप्ट आपने ना टॉस में पढ़ा था ऐसे, तो यहाँ पे भी सिंपल वही फंडा है, बट अप्लाई क्या करना है, वो साइन कन्वेंशन जो मैंने बताए थे कि अगर इस साइड है तो इधर क्या होगा, दोनों कॉम्प्रेसिव होगा, वो वाला फंडा है। तो सिंपली आपको सिग्मा डी और सिग्मा बी निकालना है। तो करेंगे क्या, पहले सिग्मा डी यानी डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, P अपॉन A। बट यहाँ पे दो फोर्सेस है, पहला 400 किलो न्यूटन और प्लस दूसरा 300 किलो न्यूटन। अब ये किलो न्यूटन का 10⁻³ लगा के न्यूटन में कर दिया मैंने। ओके, एरिया क्या होगा, अब इसका एरिया निकालते समय याद रखना ये है हॉलो सर्कुलर सेक्शन, यानी क्या होगा, π/4 बड़ा डी का स्क्वायर माइनस छोटा डी का स्क्वायर। अभी दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं, 400 और 300 700 हो जाता है, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय π/4। ये 4 को ऊपर भेज दूँ, है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 4, बचेगा क्या, पाई इंटू बड़ा डी है 230 का स्क्वायर माइनस छोटा डी है 170 का स्क्वायर। तो इससे कुल मिला के आपको मिलेगा सिग्मा डी। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समय अपने पास इतना नहीं है जो आराम से चले हम। 700 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई ब्रैकेट में 230 का
स्क्वायर माइनस 170 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट, ये 4 रह गया था लास्ट में। 37.14। तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेस कितना मिला? 37.14 और यूनिट है इसका न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट। पहली कड़ी जो है सॉल्यूशन की वो जोड़ दिया आपने, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बी चाहिए, देयरफॉर सिग्मा बी इज इक्वल टू, सिग्मा बी मतलब फॉर्मूला क्या है बेंडिंग स्ट्रेस का? P इंटू ई वाई अपॉन आई। ये सबको फॉर्मूला पता है। अब देखिए यहाँ पे आपने ये अलोंग द वाई एक्सिस लिया है, तो इसको ई वाई और ये वाई वाई करिए और इसको भी आई वाई वाई। तो क्या होगा? तो P बेंडिंग स्ट्रेस केवल आपके इसेंट्रिक लोड के कारण ही आएगा। ये पहले भी बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस है वो एक्सिस पे लगने वाले फोर्स के कारण नहीं होता है। यानी P1 का रोल इधर नहीं है, सीधा सीधा इधर P2 आएगा। यह वैल्यू पुट करते समय आप केवल P2 पुट करिए, इधर P ही रखिए। वैल्यू पुट करते समय P2 यानी इसेंट्रिक लोड 300 इंटू 10⁻³ ताकि ये न्यूटन में किया जाए। चाहिए तो इधर भी दिखा देता हूँ, है ना। आप बोलोगे कि सर गिवन में आपने कन्वर्जन नहीं किया है, तो ये कर दिया, गॉट इट। अब देखिए ई वाई 100 mm यहाँ पे लिखा हुआ है 100। फिर उसके बाद वाई वाई, वाई वाई का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। अब ये पूरा बड़ा डायमीटर 230 है, 230 का हाफ मतलब इतना होगा, 230 का हाफ 115 होता है। तो वाई वाई का आंसर 115 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाय 64 इंटू d⁻⁴। ये याद रखिए, कंफ्यूज होता है आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन में या टॉर्शन इक्वेशन में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो π/32 है। और यहाँ पे आपको I बाय वाई क्या करना है? π/64 इंटू d⁻⁴ माइनस छोटा d⁻⁴। कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो है खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और टॉर्शन के चैप्टर में यूज करे थे वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ बहस करते बैठे हम, फटाफट इसको पुट कर देते। ये देखिए 64 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यानी इधर लिख सकता हूँ 64 इंटू 300 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 115 डिवाइडेड बाय, ये पाई है, डी बड़ा डी 230 है, इसका पावर 4 माइनस छोटा डी है 170, इसका पावर 4। अब जो भी आएगा वो आपका होगा सिग्मा बी। इनफैक्ट ये वाई वाई जोड़ा है तो इसको वाई बोल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बी वाई और बी एक्स, सिग्मा बी वाई और सिग्मा बी एक्स एक ही होगा, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन में रेडियस हर तरफ एक जैसी होती है। अब कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले वही मेन काम है हमारा। 64 इंटू 300 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 115 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 230 का पावर 4। ये क्या होगा? ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन में बहुत बार गलत बटन दब जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। 64 इंटू 300 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 115। समय लगना है उतना ही लगता है, घाई में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पाई इंटू ब्रैकेट में 230 का पावर 4 माइनस 170 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 35.80। तो इसका आंसर कितना आया? 35.80। अब ये आएगा प्लस आंसर, ओके। यूनिट इसका न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट ये प्लस कब आएगा?
जब आपका राइट साइड में फोर्स है, इसके लिए राइट साइड में। ओके, आई बात समझ में? अभी करना क्या है, सिंपली आपको सिग्मा बी वाई और सिग्मा डी ये दोनों का यूज करके मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। बड़ा इजी है, बता देता हूँ कैसे। ये देखिए, सबसे पहले तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वो भी मैक्सिमम कैसे निकलता है, ये देखिए इस साइड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है, उसका फॉर्मूला मैंने बोला था सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे सिग्मा डी 37.14 प्लस ये सिग्मा बी का वैल्यू 35.80, जो भी आएगा मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। और नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो 35.80 प्लस 37.14 72.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम कहाँ गया, कॉम्प्रेसिव तो निकल गया, अभी टेंसाइल स्ट्रेस ये कैसे निकलेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। अब ये माइनस क्यों आएगा, अब देखिए एक चीज को समझना है आपको, ज्यादा मुझे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए समय नहीं था। इस साइड अगर आपका एक्सियल लोड इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो वाई एक्सिस के इस साइड आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। आई बात समझ में? और इस साइड की बात करें तो इधर ना इसेंट्रिक लोड नहीं है, इधर है, तो इधर से पोर्शन उठेगा, तो इधर टेंसाइल स्ट्रेस होगा, जिसके कारण क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट जो है उसमें से इधर का बेंडिंग स्ट्रेस माइनस होगा। अब ये 37.14 माइनस 35.80, ओके, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी कर दो, टेंसाइल स्ट्रेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, 37.14 माइनस 35.80 ये हो गया 1.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ पे हमने पहले केस का आंसर निकाल दिया। अब दूसरी केस को समझते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं। अब ये हो गया हो तो ये हेडर में लिख सकते हो आप। ठीक है, दूसरी केस के ऊपर चलते हैं। दूसरी केस में क्या बोला है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी इफ ई कितना होगा, जब नो टेंसाइल स्ट्रेस इज टू बी अलाउड। मतलब क्या, ई आपको तब फाइंड आउट करना है जब इस कॉलम में कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेस अलाउड नहीं है। तो जब भी कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता है ना, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों इक्वल है। ये केस को याद रखना। ऊपर ना हेडर में लिख देना, नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। ओके, ऐसा होता है इसमें कि भाई साहब डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ये इक्वल होते हैं। आपको क्लिक हो जाएगा एग्जाम में करना क्या है। ओके, चलिए इसी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। सिग्मा डी कितना है हमारे पास, 37.14, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, अब बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई। गॉट इट? अब यहाँ पे ये 37.14 एज इट इज, P। अब बेंडिंग स्ट्रेस कौन से फोर्स के कारण जनरेट होता है, केवल इसेंट्रिक, उसमें एक्सेल का कोई काम नहीं है। तो इसेंट्रिक लोड कितना है हमारा, 300 इंटू 10⁻³ इंटू ई निकालना है, पता नहीं है, इसको रखो एज इट इज, इंटू वाई। वाई मतलब वाई एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, मतलब आउट यहाँ से यहाँ तक कितना है, 230 है आउटर डायमीटर, उसके आधा यानी 115 डिवाइडेड बाय पाई बाय 64, बड़ा D⁻⁴ मतलब 230 का पावर 4
माइनस छोटा डी मतलब 170 का पावर 4। अब ये इक्वेशन को एज इट इज कैल्शियम में पुट करोगे तो ई का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। 37.14 अल्फा इज इक्वल टू दूसरी साइड 300 इंटू 10⁻³ इंटू अल्फा एक्स, ई की जगह एक्स पुट कर दिया मैंने, इंटू 115 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 64 इंटू ब्रैकेट में 230 का पावर 4 माइनस 170 का पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। अभी शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू बहुत प्लेन लेक्चर ले रहा हूँ आज, बहुत समय ले रहे थे। आ गया 103.74। पता नहीं सही है कि नहीं, आप कैलकुलेशन करके मुझे सही आंसर बता देना। मुझे तो 103.74 मिला है, आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अगर इतना इसेंट्रिसिटी होगा तो कहीं पे भी टेंशन नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। सही है दोस्तों, एकदम सही है ये आंसर, आप सही तरीके से कर लियो। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थोड़ा घाई में लेक्चर खत्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बता देना कमेंट करके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।